हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज शुरू करते हैं अगला चैप्टर अपनी विद्या क्वेश्चन बैंक सीरीज का। आज हम जा रहे हैं इकोनॉमिक्स यानी आर्थिकी की तरफ। तो आर्थिकी का पहला अध्याय आज हम लेंगे विकास। हाँ चलिए, एक प्रश्न हमसे अब ये पूछ रहे हैं कि एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती हैं। स्पष्ट करना है, एक देश जो विकसित है, ठीक है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, हमें ये बताना है। अब देखिए, विकसित देश जो हमारी विश्व बैंक है, विश्व बैंक जो है उसने देशों को, देश में मतलब जो विश्व में विभिन्न विभिन्न देश हैं, उन्हें आय के आधार पर विभाजित किया है। विकसित देश, विकासशील देश और आपके अल्प विकसित देश, इस तरीके से उन्होंने आय के आधार पर देशों को विभाजित किया है विश्व बैंक ने। ठीक, भारत क्या है? भारत एक विकासशील देश है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि विकसित देश की क्या विशेषताएं होती हैं, ये बताना है हमें। एक विकसित देश की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे विकसित देश का उदाहरण दूं आपको, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के ज्यादातर जो देश हैं वो क्या है? विकसित देश है। क्यों है विकसित देश? क्योंकि वहां पर जो प्रति व्यक्ति आय है वह काफी ज्यादा है। हमारे यहाँ की तुलना में वहां पे प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो लोग क्या हैं? विकसित हैं। अब विकसित देश की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? विकसित देश में उच्च जीवन स्तर होता है। हमारे यहाँ पर जो हमारा पोषण का स्तर है, यानी जो फूड हम खाते हैं, जैसी लाइफ हम जीते हैं, जैसा जीवन हम जीते हैं, उससे कहीं गुना बेहतर। हमारे यहाँ तो अभी भी सारे परिवारों में या सारे घरों में एसी नहीं होगा, लेकिन उनके यहाँ ज्यादातर 90% घरों में मान लीजिए एसी होगा। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के यहाँ पर अभी भी खाने में आप मान के चलें कि सिर्फ चाय के लिए ही दूध आता होगा। हो सकता है कि सब बच्चों को पीने के लिए भी दूध ना मिलता हो। बहुत सारे परिवार अभी भी हमारे यहाँ पर ऐसे हैं, लेकिन उनके यहाँ पर क्या है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर बच्चे को पर्याप्त पोषण, जितनी पोषण की उसे जरूरत होती है वैसा भोजन उनके यहाँ पर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उनके जीवन का स्तर उच्च होता है, उनके यहाँ उच्च जीडीपी होती है। अब देखिए, एक नया टर्म आ गया जीडीपी, जिसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अभी समझाऊंगी इसको क्या होता है ये। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो विकसित देश होते हैं उनका सकल घरेलू अनुपात जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तीसरा, उनके यहाँ उच्च बाल कल्याण होता है, मतलब बच्चों के कल्याण की जो योजनाएं हैं वो बहुत ज्यादा चलती हैं वहां पर। शिशु मृत्यु दर वहां पे बहुत कम होती है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के पोषण से लेकर के टीकाकरण और प्रसव तक की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। और बाद में भी, बच्चे के जन्म के बाद भी जो पोषण दिया जाता है वो बहुत अच्छा दिया जाता है, जिससे कि शिशु मृत्यु दर कम होती है। उनके शिक्षा का स्तर उच्च होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं, परिवहन, संचार और शैक्षिक सुविधाएं बहुत बेहतर होती हैं, आवास बेहतर होते हैं, औद्योगिक बुनियादी ढांचा और तकनीकी उन्नति बहुत ज्यादा होती है। जैसे हमारे यहाँ पर तो अब मेट्रो आई है, ठीक है, दिल्ली में भी आपकी मेट्रो बहुत बाद में आई, 1992 के आसपास, 1992 के आसपास आई। जबकि विदेशों में, यूएसए या फिर हम बात करें ब्रिटेन, जर्मनी, इन सारे देशों की जो विकसित देश हैं वहां पे मेट्रो बहुत पहले आ गई थी। 18वीं और 19वीं शताब्दी के आसपास ही वहां पर भी आ गई थी मेट्रो, यानी हमसे बहुत पहले वहां पे जो परिवहन की सुविधाएं थी। हमारे यहाँ इंटरनेट बहुत बाद में आया। हमारे यहाँ आज भी 12th
में जो आपके स्कूल्स हैं, मतलब स्कूल जो 12th तक हैं, उनके बच्चे अब भी 11वीं या 12वीं में उन्हें कंप्यूटर पे काम करने का मौका मिलता है। पहली बार वो कंप्यूटर को देखते हैं। हो सकता है कि अब फिर भी आपके विद्यालयों में देखने को मिल जाता है, लेकिन अभी भी कम है। लेकिन विदेशों में, या फिर बात करें विकसित देशों की, वहां पर बच्चा 4th से 3rd स्टैंडर्ड से ही जो सरकारी स्कूल है, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रही, मैं सरकारी स्कूल की बात कर रही हूँ। सरकारी स्कूलों में बच्चे वहां पर दूसरी कक्षा से ही उन्हें कंप्यूटर देखने को मिल जाता है और चलाने लगते हैं। यानी कि वहां पर बुनियादी ढांचा बहुत अच्छा है, तकनीक उन्नति बहुत अच्छी है, उच्च प्रति व्यक्ति आय है। हमारे यहाँ पर जो एक व्यक्ति जितना पैसा कमाता है, उनके यहाँ पर इससे कई गुना अधिक ज्यादा एक व्यक्ति कमाता है। ठीक। और जीवन प्रत्याशा आदि में वृद्धि। आप देखिए ब्रिटेन के, अभी आप देखिएगा एक उदाहरण जो है हमारे पास सामने, जो आपके ये गए थे बेंजोस जो थे, जो गए थे आपके स्पेस में चक्कर लगाने के लिए। ठीक है, स्पेस में चक्कर लगाने के लिए जो गए थे आपके, ये 72 ईयर्स के हैं। हमारे यहाँ तो बहुत मुश्किल होता है कि इतना स्वस्थ इंसान 72 ईयर्स में, 72 साल में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने हमारे यहाँ पर स्वस्थ होते हैं। यानी हमारे यहाँ जीवन प्रत्याशा जो है, लोगों के जीने की जो औसत आय है वो कम है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है हमारे यहाँ के लोगों को, तो उनकी जो बॉडी होती है, उनका जो स्वास्थ्य होता है वो खराब हो जाता है। ठीक, तो ये सारी विशेषताएं हैं एक विकसित देश की। उच्च प्रति व्यक्ति आय होगी, शैक्षिक सुविधाएं बहुत अच्छी होंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी होंगी, उसके अलावा संचार के पर्याप्त साधन होंगे, बेहतर आवास होगा, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, जीडीपी उच्च होगा, इसके साथ ही उनका जो जीवन स्तर होता है वह भी उच्च होता है। उदाहरण अगर विकसित देश का देती हूँ आपको, तो उदाहरण में आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसे ब्रिटेन, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये सब उदाहरण हैं विकसित देश के। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब विकसित देश के उदाहरण हैं। ठीक, चलो अब यहां से देखते हैं, एक आपका टर्म आया है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है कि किसी भी देश में किसी निश्चित समय में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी उत्पादन हो रहा है, उसका जो भी मूल्य होता है उसे बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि अगर मान लीजिए भारत की बात करते हैं, भारत में एक वर्ष में, निश्चित समय है 1 वर्ष, भारत में 1 वर्ष में जितना भी उत्पादन होगा, मान लो कि भारत में 1 वर्ष में 10 किलोग्राम, सिर्फ मान रहे हैं, मान लो 100 किलोग्राम, चलो 100 किलोग्राम उत्पादन हुआ भारत में 1 वर्ष में। अब 100 किलोग्राम बिकेगा भी, कुछ ना कुछ पैसे में बिकेगा, तो उस पैसे का जो मूल्य, मतलब उसका जो मूल्य आएगा, बिकने के बाद में जो पैसा आएगा, उसे हम क्या कहेंगे? सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। ठीक, तो ये होता है आपका सकल घरेलू उत्पाद। और सकल घरेलू उत्पाद में जब विदेश में होने वाली आय को जोड़ दिया जाता है, और हमारे यहाँ पर ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ हम ही उपजा रहे हैं या भारत के ही लोग उपजा रहे हैं, हमारे यहाँ पर विदेशी कंपनियां भी हैं जो काम कर रही हैं, जो उत्पादन कर रही हैं। जैसे कोका कोला, कोका कोला क्या है? विदेशी कंपनी है, बाहर की कंपनी है, पर उत्पादन कहाँ कर रही है? हमारे यहाँ कर रही है। तो जो उत्पादन विदेशी कंपनियों ने किया है उसे तो हम हटाएंगे यहाँ से, और जो हमारे यहाँ के लोगों ने विदेशों में उत्पादन किया है उसे जोड़ेंगे। तो जब सकल घरेलू उत्पाद में से वह उत्पादन माइनस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है जो विदेशी कंपनियों ने हमारे देश में किया, और वह उत्पादन जोड़ दिया जाता है जो हमारे लोगों ने विदेशों में किया,
तब वो क्या बन जाती है, तब वो बन जाती है राष्ट्रीय आय। ठीक है, समझ में आ गया, तब वो बन जाती है राष्ट्रीय आय। ठीक, तो इसी तरीके से ध्यान रखिएगा कि विकसित देश की क्या विशेषताएं होती हैं, सारी चीजें उच्च होती हैं वहां पर, अच्छी अच्छी जो भी चीजें होती हैं सब उच्च होती हैं वहां पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। तो पहला तो एक प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक है क्या, और दूसरा मानव विकास को नापने वाले मूलभूत अवयवों का हमें वर्णन करना है। तो ठीक, पहले देखते हैं मानव विकास सूचकांक है क्या। तो मानव विकास सूचकांक एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों का सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियों के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है। मतलब ये कि मानव विकास सूचकांक में क्या किया जाता है, देखा जाता है कि विश्व में जितने भी देश हैं, कौन निकालता है मानव विकास सूचकांक, हम पहले भी देख चुके हैं, ये निकालता है आपका यूएनडीपी। एक बात तो यहाँ से ये ध्यान रखना, यूएनडीपी निकालता है। अब मानव विकास सूचकांक होता क्या है, इसमें ये देखा जाता है कि मान लो पूरे विश्व में 100 देश हैं। ठीक, अब क्या देखेंगे कि 100 देशों में से कौन सा देश है जिसमें सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अधिक विकास हुआ। सबसे ज्यादा विकास हुआ होगा उसे 1 नंबर पे रख देंगे, सबसे कम हुआ होगा उसे 100वें नंबर पे रख देंगे, फिर उसके बाद एक वाले से थोड़ा कम तो 2 पे, फिर 3 पे। तो वो क्या होता है, एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा यह बताया जाता है या यह पता लगाया जाता है कि विश्व के विभिन्न देशों में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है, क्या उपलब्धियां रहीं, उसके स्थान पर निर्धारित किया जाता है, उसके आधार पर उसका स्थान निर्धारित किया जाता है। अगर हमारे यहाँ पर भारत में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई होगी, बहुत अच्छा काम किया होगा, मान लो कि जो हमारे यहाँ पर सामाजिक कैसे कि शैक्षिक जो स्तर था वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाए, स्वास्थ्य का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जो हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा था वह बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ये सब देख करके फिर क्या किया जाता है, देशों को एक सूची में लगाया जाता है, सूचीबद्ध किया जाता है, ठीक, उनके नंबर के हिसाब से। इस मापदंड द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों की तुलनात्मक प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुआ। अब देखिए, आप जब पेपर देते हैं तो आपका भी रिजल्ट जब आता है तो एक सूची बनती है कि भाई फर्स्ट पे ये आया, इसने टॉप किया, ये फेल हो गया, सेकंड क्लास में सेकंड ये आया, थर्ड ये आया, फोर्थ ये है, इस तरीके से। तो क्या मदद मिलती है हमें, जैसे ही मैं रिजल्ट देखूंगी, पूरी कक्षा का जैसे मैं रिजल्ट देखूंगी, मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा अच्छा पढ़ता है, कौन सा किस विषय में कमजोर है, कौन सा बिल्कुल नहीं पढ़ता, जो बहुत पिछड़ गया है बच्चा, मुझे रिजल्ट देख के पता चल जाएगा। उसी तरीके से इस मापदंड के द्वारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वह यह पता लगा लेता है कि कौन सा देश अधिक प्रगति कर रहा है, कौन सा देश अभी पिछड़ा है। जो देश पिछड़ गया है, जहां पर प्रगति अच्छे से नहीं हो पा रही है, उसे मदद की जरूरत है, उसे हमें मदद करनी चाहिए। शिक्षक क्या देखता है, हमने पूरी कक्षा का मैंने रिजल्ट देखा और मैंने देखा अच्छा ये जो बच्चा है ये पिछड़ गया है, मतलब इसे एक्स्ट्रा क्लास दो, मतलब इसे कहो कि तुम और 2 घंटे पढ़ो, इससे पूछो कि कहाँ समस्या है, क्यों नहीं पढ़ पाते तुम ढंग से, मतलब कि उसे मदद करने की जरूरत है। तो इस मापदंड से यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र यह जान पाता है कि किस देश को मदद की आवश्यकता है और किसके लिए हमें मदद करनी चाहिए। ऐसा इसलिए किया गया जिससे कुछ ऐसे देशों की सहायता की जा सके जो उनके विकास के लिए आवश्यक है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने यानी कि यूएनडीपी ने 1990 में पहली मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक का प्रयोग किया ताकि विश्व के विभिन्न देशों की सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियों को आंका जा सके। जैसे आपका रिजल्ट देख करके हम आपकी उपलब्धि को आंकते हैं, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में देशों की क्या उपलब्धियां रही हैं उसको आंकने के लिए यह सूचकांक निकाला जाता है। ठीक, तो ये तो हुई आपकी सूचकांक की बात। अब देखते हैं इसके मूलभूत अवयव। मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयव। सबसे पहला, इसमें मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन का विकास शामिल है। यानी यहाँ पे मानव विकास हर स्तर पर देखा जाता है, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव विकास को नापने के लिए 3 प्रमुख अवयवों को आधार बनाया है। 3 मेन अवयव लिए। जैसे आपके क्या होते हैं, आपकी जो रिपोर्ट कार्ड आता है, आपका जब रिजल्ट आता है तो क्या अवयव होते हैं, गणित में कितने नंबर आए, इंग्लिश में कितने नंबर आए, हिंदी में कितने नंबर आए, फिजिकल एजुकेशन में कितने नंबर आए, तो वो क्या है, अवयव हैं। ऐसे ही यहाँ पर 3 अवयव हैं जिन पर ये जांचा जाता है कि देश का विकास कैसा हो रहा है। पहला अवयव क्या है, दीर्घायु। देखा जाएगा कि भाई कौन सा देश जहां पर लोग ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं, जहां के लोगों की दीर्घ आयु है। जब ऐसा देखा जाएगा पहली बार, ठीक है, क्या देखा जाएगा कि कौन सा देश ऐसा है, 100 देशों में से कौन सा देश ऐसा है जहां के लोग ज्यादा समय तक जीते हैं, तो वो किस पे चला जाएगा, 1 नंबर पे। फिर उसके बाद 2 नंबर, फिर 3 नंबर। जहां पे लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं वहां पे सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा वो। ठीक, तो एक अवयव क्या हो गया, दीर्घायु। दूसरा, शिक्षा अथवा ज्ञान। यानी वही 100 देश आप देखेंगे कहाँ पे लोगों का जो शैक्षिक स्तर है वह बेहतर है। भारत में बेहतर है, नेपाल में बेहतर है, बांग्लादेश में अच्छा है, यूएसए में अच्छा है, डेनमार्क में अच्छा है, कौन से देश में अच्छा है, उसी हिसाब से उन्हें नंबर दे दिए जाएंगे और फिर एक सूची तैयार कर ली जाएगी। ठीक, तो दूसरा हो गया शिक्षा अथवा ज्ञान। तीसरा, जीवन स्तर। किस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, यह देखा जाता है। तो जिसकी प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी उसका जीवन स्तर बेहतर होगा, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, भोजन, कपड़ा, मकान, ये सब किससे आती हैं, पैसे से खरीदी जाती हैं। इसका मतलब ये है आपका जीवन स्तर बेहतर कब हो सकता है, जब प्रति व्यक्ति आय आपकी ज्यादा होगी। तो देखा जाता है कि जीवन स्तर जिस देश का बेहतर है उसको नंबर दे दिया जाता है। इन तीनों अवयवों के आधार पर, दीर्घायु, शैक्षिक स्तर और जीवन स्तर, इन तीनों अवयवों के आधार पर देशों को नंबर दिए जाते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। फिर देखा जाता है कि कौन सा देश प्रथम है और कौन सा देश अंतिम है, या किस देश को कौन सा नंबर दिया गया है। और उससे ये पता चल जाता है कि इस देश में, फला फला देश में जो मानव विकास सूचकांक है वो मान लो 45 है। इसका मतलब कि वहां पर जो जीवन स्तर है, वहां का जो शैक्षिक स्तर है, वहां की जो दीर्घायु है, वो अभी भी बहुत पीछे है। उतनी पीछे नहीं है लेकिन अभी भी बहुत पीछे है। तो इस तरीके से पूरा मानव विकास सूचकांक होता है। यूएनडीपी जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है वो इसको निकालता है और इसमें 3 अवयवों पर देशों की सूची तैयार की जाती है, दीर्घायु, शैक्षिक स्तर और वहां का जीवन स्तर। ठीक, चलें आगे अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है कि भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं, हमें ये भी बतानी है। यानी आज के समय में हम कौन से ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, भारत के लोग ऊर्जा के लिए किन स्रोतों का प्रयोग कर रहे हैं वो, और 50 वर्ष के बाद क्या होगा वो हमें बताना है। तो क्या ऊर्जा का उपयोग, किस स्रोत का उपयोग ऊर्जा के लिए कर रहे हैं सबसे ज्यादा? कोयला। कोयले का उपयोग सबसे ज्यादा किया जा रहा है। रेलों में भी किया जाता है, घरों में भी किया जाता है, और बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है। ताप संयंत्र जो हमने पढ़े थे, ताप संयंत्र में क्या होता है, कोयला डालते हैं और बिजली बनाते हैं। रेलों में करते हैं, घरों में करते हैं खाना वगैरह पकाने के लिए, तो कोयले का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, खनिज तेल का। खनिज तेल कैसे? आपकी जो गाड़ी चल रही है, पेट्रोल चल रहा है, पेट्रोल से गाड़ी चल रही है, और वो क्या है, खनिज तेल है। तो ऊर्जा के लिए दूसरा कौन सा स्रोत इस्तेमाल कर रहे हैं, खनिज तेल। तीसरा, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। जो लोग ऑटो से सफर करते हैं, सीएनजी लिखा रहता है, सीएनजी का ऑटो है, वो क्या है, नेचुरल गैस। ठीक, यानी प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं ऊर्जा के लिए हम। तो 3 ये हो गए हमारे। चौथा, जल विद्युत। बिल्कुल, डैम बना करके हमने देखा था कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं उनका क्या काम होता है, बांध बनाया जाता है और उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है, और फिर बिजली वहां से आ रही होती है। और हमारे घर की जो लाइटें हैं, फ्रिज है, एसी है, मशीन, ये सब किससे चल रही हैं, उद्योग किससे चल रहे हैं, जल विद्युत से चल रहे हैं। पांचवा, ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा। ये भी जब हमने ऊर्जा वाला अध्याय देखा था उसमें हमने देखा था कि इनका भी इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है। जैसे सौर ऊर्जा का इस्तेमाल अब तो बहुत होने लगा है। कई जगह छतों पर आपने देखा होगा कि जो सोलर पैनल होते हैं वो लगे रहते हैं। पवन चक्की आप लोगों ने देखी होगी, वो पवन ऊर्जा से चलती है। तो इस तरीके से ये भी ऊर्जा के साधन हैं, लेकिन ये अभी कम इस्तेमाल होते हैं। अगर हम आज से 50 वर्षों की स्थिति देखें, 50 वर्ष बाद की अगर हम स्थिति देखें, तो हमारे पास जो संसाधन हैं जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये खत्म हो जाएंगे। इनका दोहन हम पूरी तरीके से कर चुके होंगे, और इसीलिए कहा जाता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा के वह स्रोत इस्तेमाल करने चाहिए, या उन स्रोतों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए जो नवीकरणीय हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जैसे पवन ऊर्जा। तो 50 वर्षों बाद क्या होगा, हमें नवीकरणीय संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, और उन संसाधनों का हमें इस्तेमाल करना होगा। ठीक, किसके लिए, ऊर्जा के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विकसित देशों की कोई 3 प्रमुख विशेषताएं हमें बतानी है। जैसे पहले भी हम देख चुके हैं, उनके यहाँ क्या होता है, उन्नत विज्ञान होता है, तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है। उनके यहाँ जो साइंस है वो बहुत आगे होती है। ठीक, हमारे यहाँ कृषि बैलों से होती है। आज भी बहुत सी जगह जो ट्रैक्टर हैं वो कम होते हैं, अभी भी हल से कृषि होती है कई जगह पर हमारे यहाँ। उनके यहाँ बड़े बड़े लैंड फार्म्स होते हैं, बड़ी बड़ी भूमि होती है, और उस पर पूरी तरीके से कृषि कैसे होती है, मशीनों से होती है। हमारे यहाँ पर अभी भी हाथ से कटाई होती है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर मशीनें नहीं हैं, या किसान छोटे हैं, वो मशीनें नहीं खरीद सकते, नहीं वो लोग अफोर्ड कर सकते, तो वो क्या करते हैं, हाथ से कटाई करते हैं। उनके यहाँ पर मशीनों से कटाई हो जाती है। इसका मतलब वहां पर क्या होता है, उन्नत विज्ञान होता है, तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है। ठीक, दूसरी बात, उनके यहाँ पर औद्योगिकीकरण वृहत स्तर पर होता है। हमारे यहाँ क्या होता है,
मान लो पेन बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री होगी, ठीक, वो पूरे दिन में कितने, लगभग 30, 35, 40 डब्बे पेन बना लेगा, ठीक। उनके यहाँ क्या होगा, बहुत बड़ा एरिया होगा, उसमें बहुत सारी मशीनें लगी होंगी और पूरे दिन में लाखों पेन हो सकता है वो बना ले, हजारों पेन हो सकता है वो लोग बनाए। यानी उनके यहाँ पर औद्योगिकीकरण एक बृहद स्तर पर होता है, एक बड़े स्तर पर होता है, जबकि हमारे यहाँ छोटे स्तर पर। हम क्या है, विकासशील देश है, हम उस ओर बढ़ रहे हैं अभी। तीसरा, अत्यधिक विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था। मैंने पहले भी बताया, हमारे यहाँ मेट्रो अब जाके 1992 में आई है, उनके यहाँ बहुत पहले ही चल गई थी। संचार व्यवस्था उनके यहाँ बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ उतनी अच्छी नहीं है, ठीक। तो इसी के साथ ये आपका आखिरी प्रश्न था, जिसमें हमने देखा कि जो विकसित देश हैं उसकी मुख्य 3 विशेषताएं क्या हैं। आप लोग निरंतर, दोबारा कह रही हूँ, बार बार हर उसमें कहती हूँ, निरंतर अभ्यास करते रहिए, लिख लिख के हर प्रश्न को देखिए, जिससे कि जब आपका पेपर हो तो आप लोग आसानी से अपना पेपर हल कर सकें और समय सीमा के अंदर उसे पूर्ण कर सकें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर एक नए अध्याय के साथ में मिलेंगे, ठीक, थैंक यू।